के आगे पढ़ते हैं ना। पढ़िए भास्कर भाई। हेलो। हाँ हेलो। जी। हाँ हाँ, अजीत भाई। पाठक जी, इसमें ना मेरा एक डाउट है। जैसे अपन कल बुद्धि के साथ विवेक की बात पढ़ रहे थे। कल कल का जो था, अच्छा, हाँ सैटरडे का। जी। हम्म। तो विवेक की परिभाषा दी है बाबा जी ने, शरीर का नश्वरत्व, आत्मा का अमरत्व और व्यवहार के नियम। हम्म। और यहाँ ये दो पे, मतलब एक डेढ़ पेज पे इसका कोई जिक्र नहीं है, कुछ और ही समझा रहे हैं बाबा जी। बुद्धि के साथ विवेक। आपका आवाज सुनाई नहीं देता बीच। कभी जब जोर से बोलते हैं तो सुनाई देता नहीं, बीच में। बुद्धि के साथ विवेक जो है, हाँ वो समझ जी। तो विवेक का जो डेफिनेशन है वो इस पूरे हाँ पैराग्राफ में कहीं नहीं आया है कुछ भी। मेरे को ये हाँ। तो विवेक का जो परिभाषा है वो तो यही है ना, व्यवहार के नियम। तो ये व्यवहार के नियम के अर्थ में नहीं आ रहा है क्या? कौन सा, हम्म। इसमें तो कुछ भी नहीं है। जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवता पूर्ण ज्ञान और ये वो सार्वभौम अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। यहाँ तो यही है कि बुद्धि का जो इस्तेमाल है सबसे बढ़िया यही है, अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था अगर हम्म। प्रमाणित होती है, उसको प्रमाणित करना वही परम प्रयोजन है। परम प्रयोजन के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करना विवेक है, ऐसा इससे निकल के आ रहा हाँ तो ये यही तो विवेक है, जिसको अपन मानव परंपरा में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था प्रमाणित होना ही तो परम परम प्रयोजन है विवेक का। है। फिर डेफिनेशन में जो दिया है वो कौन सा विवेक है? डेफिनेशन में भी यही दिया है। शरीर का नश्वरत्व, आत्मा का अमरत्व, कहाँ है फिर जीवन का और का कुछ क्योंकि बोले नहीं। देखिए, शरीर का नश्वरत्व तो नहीं मानेंगे, क्योंकि फिर प्रश्न ये है, ये दो ऊपर जो बात बोली गई है, हाँ, तो यदि आत्मा का अमरत्व नहीं मानते हैं, शरीर का नश्वरत्व हम नहीं पहचानते, उस स्थिति में व्यवहार के नियम निकलते नहीं है ना। तो व्यवहार के नियम तो वही है ना, अपने क्या बोलते हैं, असंग्रह, विद्या, सरलता, वही। और भी होते हैं कोई व्यवहार के नियम? वो तो मानवीय प्रवृत्ति है। हाँ, तो व्यवहार के नियम क्या होते हैं? व्यवहार के नियम मतलब परिवार से चरित्र। लेके विश्व परिवार तक संबंधों में जीना। संबंध मूल मूल्यांकन उभय तृप्तिपूर्ण। वो तो न्याय की डेफिनेशन हो गई। हाँ तो न्यायी तो व्यवहार, विवेक का मतलब ही तो न्याय होता है। अच्छा। जो न्याय का विवेचना कार्य है ना, उसको विवेक कह रहे हैं, ऐसा लिखा भी है ना। न्याय धर्म सत्य का विवेचना। हाँ। न्याय न्याय, धर्माधर्म, सत्य सत्य की विवेचना। एक्चुअली न्याय न्याय जो है ना वो संबंधों में रहता है। जैसे ही वो न्याय समाज संबंध में फैलता है तो धर्म हो जाता है। और जब हाँ। वो प्रकृति के साथ संबंध से अस्तित्व संबंध में फैलता है तो वो सत्य हो जाता है। तो इसलिए न्याय ही धर्म, धर्म ही सत्य, ऐसा बाबा जी ने कहा है। एक ना पेज, जिस ये जहाँ से बल के साथ दया जहाँ लिखा हुआ है ना, हम्म। इससे पहला वाला जो पैराग्राफ है, रूप के साथ सच्चरित्रता। बल के साथ दया से पहले वाला, बल इसी के पेज। साथ दया से पहले रूप के साथ सच्चरित्रता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 यही। इसमें लिखा है कि ये नैतिकता समझा रहे हैं बाबा जी, है ना। यानी कि तन मन धन का सदुपयोग। हाँ। जैसे रूप के साथ सच्चरित्रता, तो सच्चरित्रता को इन्होंने लिख दिया शरीर का सदुपयोग। हाँ। तो व्हाट डज दिस एग्जैक्टली मीन, क्या शरीर का सदुपयोग मतलब?
हेलो। तो जो रूप का मतलब क्या होता है? रूप, जो मानव रूप है ना वो, होता है आकार आयतन धन। हाँ, तो वो शरीर के साथ ही पहचानने में आएगा ना। जीवन, पहचानने जीवन का पहचानने जो में तो रूप वही है है। वो तो जीने में पहचानने में आता है। हाँ तो जी। मानव जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में है। हाँ हाँ तो यहाँ पर जब रूप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो वो शरीर के अर्थ में ही है, हाँ। इसलिए वो लिखा है शरीर का सदुपयोग विधि। शरीर का सदुपयोग कैसे होता है, यही मैं पूछ रहा हूँ। या ये बताइए कि दुरुपयोग कैसे होता शरीर मूलक प्रणाली से जीने में दुरुपयोग होता है, और अ, जीवन मूलक प्रणाली से या न्याय को प्रमाणित करने के अर्थ में शरीर का सदुपयोग करने से, शरीर को नियोजित करने से है? सदुपयोग होता है। वही पूछ रहा हूँ, कैसे करते हैं मतलब न्याय के अर्थ में, जैसे शरीर का उपयोग। शरीर का उपयोग मूलतः तो उत्पादन में ही करते हैं, सेवा में, उत्पादन में, इन दो चीजों में करते नहीं, समझने में भी करते हैं अपन। हैं। जो हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, ये शरीर का ही हिस्सा हाँ, हैं, और ये समझने में भी काम आती हैं अपने। हाँ, तो समझने का प्रयोजन क्या है? संबंध निर्वाही है ना। नहीं नहीं, शरीर का सदुपयोग भी और हुआ आ, ना। हाँ, तो यही है ना, यदि शरीर का सदुपयोग एक संबंध निर्वाह के अर्थ में यदि होता है, हम्म। शरीर का सदुपयोग, तो शरीर का सदुपयोग संबंध निर्वाह के अर्थ में क्या है? तो कर्तव्य दायित्व का निर्वाह। तो कर्तव्य दायित्व के निर्वाह में दो हिस्से हैं, एक हिस्सा सेवा का और दूसरा हिस्सा जो उत्पादन का, आवश्यकता से अधिक उत्पादन के रूप में। एक में मन स्वस्थता है, एक में शारीरिक स्वस्थता है। तो शरीर का जो इंद्रिय सहित जो शरीर है, तो हाँ। उत्पादन में इंद्रिय सहित ही उपयोग होता है ना, इंद्रियों को अलग से क्यों देखा जाए? सारी जो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय हैं उनके योगफल में ही शरीर श्रम पूर्वक समृद्धि को सुनिश्चित करता है। और दूसरा है कि इंद्रियों के माध्यम से ही समझने का काम भी करता है। जैसे सुनने का काम है ना, जैसे हम शब्द को सुनते हैं, उसको उसके अर्थ तक पहुंचते हैं। तो इंद्रियें जब समझने के अर्थ में और जीने के अर्थ में, न्याय के रूप में, प्रमाणित करने के अर्थ में और समृद्धि के अर्थ में, यही सदुपयोग है उसका। यदि हम इसके अलावा शरीर इंद्रिय के विषय के लिए करते हैं, वो दुरुपयोग है। इंद्रियों के विषय अनित्य हैं, अनित्य संसार के लिए करते हैं, इसमें या पाठक उसको। जी, मुझे पता नहीं, मैं ये इस प्लेटफॉर्म पे बोलना चाहिए कि नहीं। हाँ, जब सरदार शहर में अपना सम्मेलन हुआ था ना, हाँ, हाँ, वहाँ एक पॉइंट था, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था ही था उसका थीम, है ना। हाँ, हाँ था। हाँ। और मैं तो था नहीं, उसमें, परंतु मुझे पता है था। हाँ जी, मैं उस सम्मेलन में नहीं था, लेकिन टॉपिक पता है मुझे, यही था जो आप बोला। सरदार शहर सम्मेलन में नहीं थे आप? थे ना वहाँ पे? मैं नहीं था सरदार। आर यू श्योर? हाँ, मैं दिल्ली में था, मैं आया नहीं था दिल्ली से। अच्छा, चलिए। तो उसमें उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह देखी होगी आपने सारी। हाँ, वो देखी थी। तो उसमें ये तन मन धन का सदुपयोग जो बात थी ना, हाँ, इसको प्रेजेंट करने का एक वो था, इसके लिए अलग से वो था, एक से मतलब सत्र था। हाँ, पत्र था अलग से। हाँ, उसमें जो एक ख्याति बहन है, हाँ, नॉर्मल, इंदौर से, हाँ, उन्होंने इंदौर सेंटर की तरफ से उसको प्रेजेंट किया था। हाँ, हाँ, और वैसे भी मैं एक दो बार जब अध्ययन सत्र वगैरह के लिए इंदौर गया हूँ, तो ये जो मेरे अभी तन मन धन का जो मैंने सदुपयोग पढ़ा है ना इस बुक में, अभी जो लिखा हम्म, हुआ है, हम्म, वहां भी बता रहे हैं, और यहाँ सम्मेलन में भी वही बताया था उन लोगों ने। तो उससे बड़ी तालियां बजी थी, और ये सारा कुछ मतलब जो है ना।
वो ये बता रहे थे भाई तन का जो सदुपयोग है, पहले तो वो बताते हैं भाई तन को आदर्शवाद ने क्या माना है, भौतिकवाद ने क्या माना है, और सह अस्तित्ववाद में तन को क्या मान रहे हैं। ऐसे ही मन को, ऐसे ही धन को। ठीक है जी। हम्म फिर उसके बाद उन्होंने ये एक्सप्लेन किया भाई वो तन का सदुपयोग क्या मानते हैं आदर्शवादी, भौतिकवादी, और यहाँ पे क्या है। मीन्स इट वाज प्रेजेंटेड इन ए टेबुलर फॉर्म, है ना। हम्म तो आदर्श उसके उसमें नहीं जाएंगे अपन, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा काम। इसमें मोटा मोटी मध्यस्थ दर्शन के लाइट में तन का सदुपयोग उन्होंने बताया, एक तो समाधान समृद्धि को समझना और प्रमाणित करना। वही तो अभी भी, हाँ जी। ठीक है। वही तो बात कर रहे हैं, हम भी तो यही करें। इसमें जैसे ये बताया ना, रूप का, रूप धन पद बल, इस तरीके से नहीं, मतलब उसमें वो बताया गया था। हम्म अच्छा। मन का उन्होंने सदुपयोग में बताया कि मन का जो है ना, संबंधों में संबंधों को समझने में मन को लगाया जाए, हम्म यही मन का सदुपयोग है। हम्म और धन का जो सदुपयोग है वो है परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो शिक्षा और व्यवस्था जो है, दो हम्म आयाम है इसके, शिक्षा संस्कार और मतलब व्यवस्था जिसको बोल रहे हैं अपन, उसका ढांचा ढांचा खड़ा करने में, क्योंकि कुछ मतलब फिजिकल धन जिसको बोलते हैं अपन, करेंसी भी बोल देते हैं जिसको अपन, हम्म है ना। इसमें इसके ढांचे खांचे को, इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में जो भी धन लग रहा है, चाहे अब वो अपना जो जो अभी नौकरी और व्यापार से अर्जित किया हुआ धन है, इसका भी सदुपयोग हो गया। ठीक है जी। और इस तरीके से चीजों को यूज करना ही विवेक है। ये तन मन धन का जो तीसरी बात उन्होंने ये बताई, तन मन धन का इस ढंग से यूज करना ही विवेक है। हम्म। तो अब जैसे ये इतनी वो पढ़ी है। वो जो कह रहे हैं ना, यूज करना ही विवेक है, मैं अभी बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया हूँ, जो भी उन्होंने कहा होगा अ, मुझे पता नहीं। उनका तो ले, सदुपयोग का मीनिंग ये है कि लेकिन तन मन धन का सदुपयोग करना भी विवेक है, ये तो स्पष्ट है। हाँ मतलब जिसको अपन विवेक कह रहे हैं, तो वो हाँ सामाजिक नियमों को सम्मिलित रूप से देखेंगे तो विवेक है, या मूल्य चरित्र नैतिकता को तीनों को साथ में देखेंगे तो वो विवेक है ना। उसमें मूल्य भी है, चरित्र भी है, नैतिकता भी है ना। तो अभी जो आप बात कर रहे हैं वो केवल नैतिकता की बात कर रहे हैं, उसमें दो हिस्से और हैं विवेक के। विवेक जो हाँ आयाम है, हाँ विवेक बेसिकली व्यवहार आयाम में स्पष्ट होता है, और विज्ञान जो है वो व्यवसाय आयाम में स्पष्ट होता है। जिसको हम लोग ज्ञान कह रहे हैं वो समाधान के रूप में विचार आयाम में स्पष्ट होता है, और जिसको हम लोग अनुभव कह रहे हैं, अनुभव में ज्ञान स्पष्ट होता है। जिसको अपन ज्ञान की स्पष्टता कह रहे हैं, ज्ञान मूल रूप से अस्तित्व सह अस्तित्व है, यही मूल ज्ञान है। और फिर ये अस्तित्व सह अस्तित्व को फिर अस्तित्व ज्ञान, जीवन ज्ञान के अर्थ में स्पष्ट किया है, उसी से फिर मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान आता है। तो जब विवेक की बात कर रहे हैं तो इसमें यह है कि जो विचार में समाधान है, और जब व्यवहार में वो प्रमाणित होता है समाधान, तो प्रमाणित होने में विवेक की भूमिका होती है, जिसको अपन व्यवहार के नियम कह रहे हैं ना, उसकी भूमिका होती है। व्यवहार के नियम में उसमें मूल कोई डाउट तीन। नहीं है। मे, मेरा तो इतना ही मतलब था पाठक जी, ये इतना लंबा डिस्कशन करने का, कि भाई तन मन धन का सदुपयोग जो है ना, हाँ, जिसको अपन यही नैतिकता कह रहे हैं। जागृति भी यही है ना। दूसरी बात ये है कि चाहे आदमी जागृत रहे और चाहे अजागृत रहे, नहीं नहीं, उसके इसको पास पहले टोटल समझिए आप। आलस्य है। पहले जब वो नैतिकता की बात कर रहे हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है ना, जहाँ पे हाँ मानव जो भी वो उपार्जित करता है ना, जो भी उत्पादन करता है, वो सम्मिलित रूप से धन है, जिसको अपन धन कह रहे हैं। हाँ इसको अपन व्यक्ति, समुदाय और समूह की सीमा में धन को देखेंगे तो उसका सदुपयोग निकल के नहीं आएगा। जैसे अभी भी हम लोग उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन वो धन जो है सदुपयोग नहीं हो रहा है, वो धन का दुरुपयोग हो रहा है ना।
क्यों दुरुपयोग हो रहा है प्रश्न आएगा, क्योंकि वो धन व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में नियोजित नहीं हो रहा है। इसी तरीके से तन का है, अभी जैसे तन का उपयोग किस में लग रहा है, तो ज्यादातर तन का उपयोग शोषण अपराध में लग रहा है, युद्ध में लग रहा है, हिंसा में लग रहा है, या असामाजिकता में लग रहा है। जो तन का उपयोग है वो इसमें लग रहा है, इसलिए उसका सदुपयोग सिद्ध नहीं हो रहा है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि जब तक अखंड समाज नहीं बनेगा, ये होता ही नहीं है। अखंड समाज के बाद ही तन मन धन का सदुपयोग और सुरक्षा, ये दोनों प्रमाणित होता है। उसको व्यक्ति की सीमा में, परिवार की सीमा में नहीं समझ सकते। परिवार की सीमा में मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्ति समझ में आएगा, जिसको अपन मूल्य कह रहे हैं। फिर जो चरित्र है वो, वहां पे भी धन, ये तन मन धन का सदुपयोग समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे केवल परिवारों की परस्परता में व्यवहार निर्वाह है, जिसको चरित्र कह रहे हैं। उसके लिए जो आवश्यक है वो चरित्र है ना, स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार इसमें। लेकिन जब व्यवहारवादी समाज या अखंड समाज हो जाता है, तभी तन मन धन का उपयोग करने का पात्रता मानव जाति के पास आता है। तो मन का सदुपयोग क्या है, तो जब पूरी मानव जाति में शिक्षा संस्कार व्यवस्था प्रमाणित हो जाती। अभी तो शिक्षा जो है अपराध शोषण में लगी हुई है, इसलिए जो भी शिक्षा है उसमें मन का, यानी जो बुद्धि वाला क्षेत्र है जिसको कहें, उसका सदुपयोग और सुरक्षा दोनों प्रमाणित नहीं हो रही इस अर्थ। तो वो अजीत जी सुन रहे हैं ना आप? हेलो, क्या हुआ, डिस्कनेक्ट हो गए अजीत जी? हाँ भैया, ऐसा लग रहा है। हाँ, खैर उन्होंने जो मुद्दा उठाया था उसको मैं स्पष्ट कर रहा था। आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? जी भैया। हाँ भैया। इसमें क्या होता है कि हम, सारा समस्या यही आता है कि हम जब किताब को छोड़ के ना, किसी ने क्या कहा था उसके चक्कर में चले जाते। सम्मेलन में किसी ने अपनी प्रस्तुति में क्या कहा, उस पे उसको फोकस कर लेते हैं। बाबा जी क्या कहना चाहते हैं उसको फोकस नहीं कर, उसके कारण से कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं, जो सारे कंफ्यूजन है ना। अखंड समाज में नैतिकता का प्रमाण आता है, और जब हम परिवार समूह और इस तरीके से ऊपर तक, ग्राम से लेके फिर विश्व परिवार तक जो है, परिवारों की परस्परता में चरित्र पूर्वक ही समाज बनने की क्रिया होती है। यदि चरित्र नहीं है तो परिवार परिवार संबंध हो ही नहीं सकता है। तो परिवार परिवार संबंध की जो बुनियादी आवश्यकता है वो स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार है। यदि ये नहीं है तो समाज नहीं बन सकता। उसी तरीके से यदि हमको संबंध में, मूल्यों में जीना नहीं आता है तो परिवार नहीं बन सकता। परिवार के लिए जो है बुनियादी आवश्यकता है कि हमको मूल संबंध, मूल मूल्यांकन जो है इस विधि से जीना आता है। समाज बनने के लिए चरित्र, और फिर अखंड समाज बनने के बाद ही नैतिकता जो है वो, यानी तन मन धन का सदुपयोग प्रमाणित होता है। तो एक बार जिसको अपन कहते हैं तन मन धन का सदुपयोग का जो बीज है वो तो शुरुआत हो जाता है परिवार से ही, और जो चरित्र का भी बीज जो है वो परिवार से ही उसका शुरुआत हो जाता है। लेकिन उनका जो प्रमाण है वो क्रमशः
समाज और अखंड समाज के स्तर पे आता है। चरित्र का प्रमाण समाज के स्तर पे, जिसको अपन परिवार समूह कह रहे हैं, या परिवार समूहों की परस्परता में ग्राम बोल रहे हैं, या ग्राम की परस्परता में जिसको अपन ग्राम समूह कह रहे हैं, ये सब परिवारों की परस्परता में है जिसको अपन समाज कह रहे हैं। तो ये जो समाज बनने की बुनियादी रिक्वायरमेंट बाबा जी ने कहा है कि वो सामाजिक नियम है, जो मूल्य चरित नैतिकता है इसको। इसीलिए मूल्य चरित नैतिकता को सामाजिक नियम बोला, क्योंकि वो समाज बनाने की बुनियादी आवश्यकता है। और फिर जब ये समाज जो है अखंड समाज तक सूत्रित हो जाता है, यानी व्यवहारवादी समाज या अखंड समाज हो जाता है, तभी उसको कह रहे हैं वो संबंध पूर्णता के अर्थ में अनुबंध है, तभी उसकी निरंतरता होती है, नहीं तो निरंतरता नहीं रहती। ठीक है भास्कर भाई, जी भैया, आगे पढ़ते पढ़ू हैं आगे। अपन। हाँ अजीत जी जी अभी जी। नहीं कनेक्ट हो पाए हैं, हम्म। जब होंगे तब फिर बात करें। तो जी ये भैया। जो 172 पेज है ना, उसमें जागृत मानव से यहाँ से शुरू करते हैं ना। हम्म। जागृत मानव संबंधों में निहित मूल्य निरंतर निर्वाह होता है। समझदारी पूर्वक मूल्यांकन में उभय तृप्ति सदा सदा ही रहता है। यह स्वायत्त मानव पूर्वक परिवार मानव सहज विधि से स्वायत्त मानव पूर्वक परिवार मानव सहज विधि से सहज होना पाया जाता है। सदा सदा के लिए परिवार में संबंध मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्ति होती है। परिवार की परिभाषा भी है। भैया मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है। हाँ जी। परिवार की परिभाषा भी है। परस्पर संबंधों को पहचानते हैं, मूल्यों का निर्वाह करते हैं, मूल्यांकन करते हैं और उभय तृप्ति पाते हैं। यही परिवार का आधार बिंदु है। अखंड यही समाज अभी जो मैं कह रहा था वो यही कह रहा था। जी भैया, हाँ। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का सूत्रपात परिवार मानव पद ही है। परिवार व्यवस्था सार्वभौम व्यवस्था के लिए सूत्र है। परिवार रचना स्वयं अखंड समाज रचना का सूत्र है। जागृत परिवार मानव परिवार सहज आवश्यकता के लिए समझदारी से अपनाया उत्पादन कार्य के लिए एक दूसरे के पूरक होना पाया जाता है। इस विधि से यहाँ हर पे देखिए उन्होंने परिवार को स्पष्ट कर दिया हम्म। कि जो परिवार है वो व्यवस्था, परिवार व्यवस्था जो है वो सार्वभौम व्यवस्था के लिए सूत्र है। जी भैया। और फिर लिखा है कि जो परिवार की रचना स्वयं जो है वो अखंड समाज रचना का सूत्र है। तो इसलिए जो मैंने कहा था ना, परिवार में दोनों का बीज है ना, दोनों का वो परिवार में ही है। फिर जी। कहा कि जागृत परिवार जो है मानव परिवार सहज आवश्यकता से अधिक समझदारी से अपनाया उत्पादन कार्य के लिए एक दूसरे का पूरक होना पाया जाता है। यानी परिवारों की परस्परता में पूरकता जो है वो होती है, वो समृद्धि के अर्थ में उत्पादन कार्य के लिए। हम्म। पढ़िए आगे। इस विधि से हर परिवार में समाधान समृद्धि प्रमाणित होती है। हाँ। अभय सत्व का सूत्र समाया रहता है। इसे प्रमाणित करने की आवश्यकता क्रम में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का ताना बाना इसलिए बना है कि समाज ही व्यवस्था और व्यवस्था ही समाज को संतुलित बनाए रखता है। परिवार क्रम विधि से समाज रचना, सभा क्रम में व्यवस्था गति स्पष्ट हो जाता है। जैसे परिवार ही स्वायत्त मानवों का संयुक्त अभिव्यक्ति होना स्पष्ट किया जा चुका है। हर नर नारी स्वायत्त पद में ये ही। जो ये जी। इम्पोर्टेंट चीज है ना, हम्म। परिवार ही स्वायत्त मानवों का संयुक्त अभिव्यक्ति होना स्पष्ट किया जा चुका। वहां पे व्यक्तिवादी अभिव्यक्ति नहीं है ना, संयुक्त अभिव्यक्ति की बात आ रही है ना, जी भैया, तभी वो यानी
परिवार परिवार को सबसे पहला प्रायोरिटी बाबा जी ने अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था के लिए परिवार का जागरूक होना और स्वायत्त होना। स्वायत्त होना और उनमें एकता आना, एकत्व आना, है ना? हाँ हाँ जी। उनमें लक्ष्य को लेके, कार्यक्रम को लेके, है ना? मूल्यों को लेके। हाँ, संबंध निर्वाह को लेके एक एक हम्म, जैसा, तभी वो संयुक्त अभिव्यक्ति होगी, है ना? जी। एक्चुअली तभी संबंध है और तभी जो है परिवार है, नहीं तो परिवार नहीं है। हम्म। लोग इकट्ठे रहते हैं लेकिन सब मनमानी अपने करते हैं, अपना 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 अपने अपना अपने जीते प्रिय हैं। इस्लाम के। हाँ, तो उस स्थिति में परिवार बनने का प्रोसेस ही नहीं होता है। जी भैया। परिवार बनने का प्रोसेस तभी होता है जब संबंध की स्वीकृति हो और संबंध पूर्णता के अर्थ में हो। हम्म। तो यदि संबंध पूर्णता के अर्थ में होगा तो लक्ष्य एक ही हो जाएगा, कार्यक्रम एक हो जाएगा और दिशा भी एक हो जाएगी, है ना? हम्म। तभी परिवार बनने का प्रोसेस पूरा होगा, नहीं तो परिवार बनने का प्रोसेस नहीं होगा। जी भैया। और परिवार बनने के बाद। अभी जो परिवार है यदि इसको समझते हैं तो पता लगता है कि इसमें लक्ष्य की एक रूपता नहीं है, कार्यक्रम की एक रूपता नहीं है, दिशा का भी पता नहीं है ना? हम्म। और ये सब क्यों नहीं है? क्योंकि समाधान नहीं है। समाधान क्यों नहीं है? क्योंकि आदर्शवादी भौतिकवादी विधि से समाधान निकलता नहीं है ना? तो परंपरा में जी। आदर्शवाद भौतिकवाद है, तो आदर्शवादी भौतिकवादी तर्क से चलते हैं तो समाधान पे पहुंचते नहीं है, क्योंकि आदर्शवादी हम्म। तर्क रहस्य में फंस जाता है और भौतिकवादी तर्क जो है वो शरीर की सीमा से आगे नहीं जाता है। तो शरीर मूलक प्रणाली से जितना हो सकता है वो हो गया, तो समाधान निकलता नहीं। तो हम्म। यदि हम परिवार में संबंध को समझने जाते हैं तो पता लगता है वो शरीर की सीमा से आगे का कार्यक्रम है संबंध का। तो हम्म। और फिर उसमें मूल्यों को समझने जाते हैं तो मूल्य कोई भौतिक रासायनिक वस्तु नहीं है। तो मूल्यांकन भी जो है भौतिक रासायनिक वस्तु के आधार पे नहीं होता, यानी रूप पद बल धन के आधार पे मूल्यांकन नहीं होता। तो मूल्यांकन वहाँ मूल्यों के स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्यों के आधार पे ही होता है। मानव मूल्य, स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य, इस आधार पे ही मूल्यांकन हो पाता है ना? ये सभाक्रम क्या है भैया? सभाक्रम का मतलब है कि जब 10 परिवार आपस में मित्र हो जाते हैं ना, उनमें मैत्री हो जाती है, हम्म। तो सम्मिलित रूप से कोई कार्यक्रम कर सकें इसके लिए एक सभा बना लेते हैं। हम्म। मान लो 10 परिवार मिलके कोई उत्पादन करते हैं, हर परिवार कुछ कुछ आपस में उत्पादन करता है, तो वो उत्पादन को आपस में शेयर कर सकते हैं ना, एक दूसरे के साथ में, हम्म। और एक दूसरे के कार्य में सहयोग कर सकते हैं, सहभागी हो सकते हैं, सहकारी हो सकते हैं। तो इसके लिए आपस में एक दूसरे से चर्चा करने की जगह, निर्णय लेने की जगह के रूप में सभा की बात की गई। हम्म। और फिर ये सभा क्रमशः बनी रहती है। जैसे मान लीजिए 10 परिवारों से एक परिवार समूह सभा बन गई, तो ऐसे 10 परिवार समूह में से एक एक व्यक्ति का चुनाव करके ग्राम सभा बन जाएगी। फिर ऐसे 10 ग्राम में से एक एक व्यक्ति का चुनाव करके ग्राम समूह सभा बन जाएगी। अच्छा, तो इस तरीके से ये विश्व परिवार तक सभा का क्रम बना रहेगा, ऐसा। हम्म। उसी को सभा क्रम कहते अच्छा। हैं। चलिए भास्कर भाई आगे पढ़ो। जी भैया। जैसे परिवार ही स्वायत्त मानवों का संयुक्त अभिव्यक्ति होना स्पष्ट किया जा चुका है, हर नर नारी स्वायत्त पद में ही परिवार मानव अर्हता, स्वत्व, स्वतंत्रता, अधिकार को प्रमाणित करते हैं। स्वायत्त मानव परंपरा में सभाक्रम, परिवार क्रम 10-10 की संख्या में सहज ही पहचाना जाता है। सर्व मानव स्वायत्त मानव रूप में अपने प्रतिष्ठा को जानने, मानने, पहचानने, निर्वाह करने का सौभाग्य मानवीयतापूर्ण शिक्षा परंपरा में से नित्य गति के रूप में समीचीन रहता है।
सह अस्तित्व विधि से व्यवस्था को, जागृति विधि से परिवार को पहचानना, निर्वाह करना मानव सहज आवश्यकता व वैभव है। अस्तित्व सहज रूप में ही सह अस्तित्व वर्तमान है। यथा पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था इसी धरती पर नियति क्रम विधि से प्रमाणित है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि जागृति का धारक वाहकता प्रत्येक मानव का जागृति सहज स्वत्व है और सह अस्तित्व सहज वैभव है। इस प्रकार अस्तित्व सहज व्यवस्था को जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना ज्ञानावस्था सहज जागृत मानव से ही प्रमाणित होती है। जागृति सहज विधि से ही समाज रचना स्वाभाविक होता है अथवा होने वाला स्वरूप है। होना वर्तमान ही है, वर्तमान की निरंतरता है, इसलिए व्यवस्था एवं समाज की निरंतरता है। सभा क्रम में निर्वाचन विधि से संपन्न होता है। परिवार रचना अर्थात अखंड समाज रचना विधि संबंधों की पहचान विधि से संपन्न हो जाता है। परिवार रचना अर्थात अखंड समाज रचना विधि संबंधों की पहचान विधि से संपन्न हो जाता है। यथा एक परिवार में 10 स्वायत्त मानवों के सहभागिता को पहचाना जाता है, जो परस्परता में संबंध, मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्ति पूर्वक रहते हैं, परिवारगत उत्पादन कार्य में परस्पर पूरक होते हैं। यह सर्ववांछित स्वरूप स्वायत्त मानव जागृत सहज वैभव के रूप में पाया जाता है। सह अस्तित्व सहज प्रमाण के रूप में एक से अधिक व्यक्तियों का होना भी प्रमाणित होता है। इसीलिए 10 व्यक्तियों का होना संख्या के रूप में बताई जाती है। घटना के रूप में यह संख्या ज्यादा कम हो सकता है, क्योंकि मानव संख्या के अर्थ में सीमित नहीं है, किंवा कोई भी वस्तु संख्या के रूप में सीमित नहीं है, क्योंकि हरेक एक रूप, गुण, स्वभाव, धर्म सहज वैभव है, अविभाज्य है। गणित केवल रूप सीमावर्ती गणना है। आंशिक रूप में गुण यानी गति का भी गणना संपन्न होता है। धर्म, स्वभाव और मध्यस्थ गुण यानी गति का गणना संभव ही नहीं। धर्म, स्वभाव और मध्यस्थ गुण का गणना संभव ही नहीं। अतएव गणित विधि के साथ गुण और कारण विधि से मानव अपने भाषा को इनके अविभाज्य विधि से समृद्ध बनाने की आवश्यकता है। इन तीनों विधि से ही हर वस्तु को उनके संपूर्णता को समझना सहज है। हर वस्तु अपने संपूर्णता में रूप, गुण, स्वभाव, धर्म का वैभव है। ऐसे संपूर्णता का महिमा ही है प्रत्येक अपने त्व सहित व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदार है। संपूर्ण व्यवस्था परस्परता में ही वर्तमान और वैभव है। संपूर्ण व्यवस्था परस्परता में ही वर्तमान और वैभव है। जैसे पदार्थावस्था अपने में संपूर्ण और व्यवस्था है, इनमें अनेक अंतर प्रजातियां भी है, वह भी अपने अपने स्वरूप में संपूर्ण और व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदारी निर्वाह करते हैं। ऐसे भौतिक पदार्थ ही अपने में समृद्ध होने के साक्ष्य में रासायनिक प्रवृत्तियों में दिखाई पड़ते हैं, अर्थात रासायनिक द्रव्यों के रूप में उद्दातीकृत होते हैं। फलस्वरूप प्राणावस्था की संपूर्ण रचनाएं बीजानुसंगीय विधि से परंपरा के रूप में स्थापित हो जाते हैं। यह हर मानव को विदित है। पदार्थावस्था अपने विविधता को परिणाम के आधार पर सात्विक द्रव्यों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। तीसरे स्थिति में जीवावस्था का शरीर रचना भी प्राण कोशाओं में ही विरचित होते हैं। ऐसे रचनाक्रम वंशानुसंगीय विधि से वैभवित रहना दिखाई पड़ता है। जीवावस्था में समृद्ध मेधस युक्त शरीरों को जीवन संचालित करता है। समृद्ध मेधस पर्यंत जितने भी रचनाएं हैं वे सब स्वदेजों में गण्य हो जाते हैं। वह सब स्वेदजों में गण्य हो जाते हैं। ये सब विरचित होकर हर सप्राण कोशा निष्प्राण कोशा में परिवर्तित होकर बीज रूप में स्थित रहते हैं
और यही निष्प्राण कोशा बीज ऋतु संयोग प्रणाली से सप्राणित हो जाते हैं। इस प्रकार स्वेदश संसार रचनाओं में हर प्राण कोशा ही निष्प्राण कोशा के रूप में बीज स्वरूप में रह जाते हैं। यही रचनाएं अंडज में परिवर्तित होकर पिंडज रचना तक रचना क्रम को विकसित करते हैं। इसी में संपूर्ण सप्त धातुओं का नियोजन संयोजन अनुपाती विधि से समाहित रहना पाया जाता है। संपूर्ण रसायन द्रव्य जो सप्त धातुओं के रूप में पहचाना जाता है, ये सब मूलतः भौतिक वस्तु और परमाणु ही है, क्योंकि परमाणु ही मूलतः व्यवस्था का आधार है। सप्त धातुओं से रचित रचनाओं में समृद्ध मेधस और समृद्धिपूर्ण मेधस पर्यंत रचना संबंध शरीर जो कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय उसके लिए आवश्यक मैं ये ये कह रहा था अंग। भास्कर भाई, हाँ जी, ये जो 2 पैराग्राफ अपन ने पढ़ लिए ये स्पष्ट हो गए, इसमें कोई प्रश्न तो नहीं है जी चर्चा किसी के को। लिए? हाँ जी, ये रूप गुण के बारे में रूप गणित गुण के केवल बारे रूप सीमावत की गणना है। आंशिक रूप में गुण का भी गणना संपन्न होता है। हाँ, इस बार समुदाय में धर्म स्वभाव और पंचस्थ गुण का गणना संभव है। तो रूप का मतलब है जिसको आकार आयतन घनता कह रहे हैं ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई ये सब मिला के इसको गणना कर सकते हैं। हम्म, और वैसे ही जो सम विषम है उसका गणना कर सकते हैं। लेकिन जो मध्यस्थ गुण है, मध्यस्थ गुण को ही स्वभाव भी बोलते हैं, तो मध्यस्थ गुण का गणना नहीं होता है, ना धर्म का गणना होता है, इनका अनुभव होता है। तो ये जिसको अपन स्वभाव धर्म कह रहे हैं या जिसको मध्यस्थ गुण कह रहे हैं जो गति के रूप में है, तो उसकी वो कह रहे हैं कि गणना नहीं होती, इसका भास आभास होता है। भास आभास प्रतीति अनुभूति इस तरीके से इनका होता है। जैसे सुख है ना, सुख की गणना नहीं हो सकती। हम ऐसा नहीं कह सकते 25% सुख है 75% सुख है। जैसे विश्वास की गणना नहीं हो सकती, विश्वास हम नहीं कह सकते हमको 10% विश्वास है, 25% है या 75% है या 90% है। तो वो होने नहीं होने के अर्थ में ही रहता है विश्वास, है ना। ऐसे ही ज्ञान होता है, या तो हमको समझा हुआ होता है या समझा हुआ नहीं रहता है ना। तो ये जो जिसको अपन धर्म कह रहे हैं वो उसका, और जिसको स्वभाव कह रहे हैं, जैसे मानवीय स्वभाव है ना, धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा, इसका गणना नहीं होता है। ये हमको परस्परता में पता लगता है बस, है ना, कि ये धीरता है, ये वीरता है, ये उदारता है। पता लगता है मतलब उसका भास आभास प्रतीति बोध प्रतीति अनुभूति होती है इस तरीके से। तो वैसे ही जो मध्यस्थ गुण है जो नियंत्रित रखता है, जैसे विचार को नियंत्रित रखने वाला मध्यस्थ गुण जो है वो समाधान है। व्यवहार को नियंत्रित रखने वाला जो मध्यस्थ गुण है वो न्याय है ना। उत्पादन को नियंत्रित रखने वाला जो गुण है वो विज्ञान है, नियम है, या जिसको अपन नियम कह सकते। तो नियम की मध्यस्थता, न्याय की मध्यस्थता या समाधान की मध्यस्थता या अनुभव की मध्यस्थता, इसको केवल मानव जो है इसका भाषाभास प्रतीति अनुभूति कर सकता है। इसका गणना नहीं हो सकता, गणती विधि से नहीं आता है ना। तो गणती विधि से जो चीज आती है वो वही बात यहाँ पे उन्होंने स्पष्ट करी है। क्या ये धीरता वीरता उदारता को कंपेयर भी नहीं कर सकते? वो ज्यादा है, वो ज्यादा नहीं उदार है। ऐसा नहीं कर ना। जैसे क्योंकि धीरता का मतलब होता है न्याय में निष्ठा, है ना। वीरता का मतलब होता है न्याय प्रदायी क्षमता। मतलब जैसे मैं विश्वास में जीता हूँ ये धीरता है, मैं विश्वास से जीना किसी को सिखा देता हूँ ये वीरता है ना। तो अब इसका गणना नहीं होता है, इसका केवल भाषाभास प्रतीति होती है
अनुभूति होती है। अनुभूति के बाद उसकी निरंतरता रहती है। भाषाभास में कभी रहती है, कभी नहीं रहती, ऐसा रहता है। जैसे शुरुआत हम में हम कुछ लोगों को, कर्ण जैसा लोगों को हम कंपेयर कर सकते हैं और कुछ राजाओं के साथ, या कंपेयर हमेशा वस्तु के रूप में ही होता है। जैसे मान लीजिए वो गुण को हम उसकी दो क्वालिटी का। परिवारों में आपस में विश्वास है ना, हम्म, तो जी वो बिल्कुल। आपस में विश्वास के रूप में वो वस्तु व्यवहार करते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि कोई शादी विवाह होता है या कोई उत्सव होता है, कोई भेंट करते हैं ना, तो भेंट करने वाली वस्तु की गणना हो सकती है, लेकिन जो व्यवहार है क्वालिटी। उसका गणना नहीं हो, उसका जी गणना नहीं होता। जो आपस जी। में विश्वास है, प्रेम है, स्नेह, उसका गणना नहीं हो सकता। वस्तु का गणना हो सकता, क्या वस्तु दी, कितना दिया, है ना, आदि। जी भैया। और कोई बिंदु नहीं तो फिर आगे पढ़ते हैं ना। हेलो। जी हेलो। जी हाँ जी नमस्ते दीदी भैया। बोलिए। हाँ भैया, आपने नमस्ते दी। ये कहा था। हाँ नमस्ते भैया। ये विचार का नियंत्रण समाधान से, व्यवहार का नियंत्रण न्याय से, और उत्पादन का नियंत्रण क्या बोला था? नियम से। नियम से। ठीक है। हाँ, ठीक। नियम से उत्पादन करनी। भैया नमस्ते हाँ भैया। जी। ये गुण की गणना कैसे है, उसका कोई उदाहरण दे पाए तो। जैसे जो गुण जो है दो तरीके से पहचानने में आता है। जैसे मान लीजिए भौतिक गुण प्रभाव के रूप में रहता है, तो जैसे खट्टा, मीठा, तीखा, चिरपिरा, ये सब जो है गुण है ना, जी। जो प्रभाव के रूप में रहता है, इसका गणना हो जाता है। जैसे वस्तु में ताप, दाब, ध्वनि आदि होती है ना, अच्छा, जिसका उसका गणना मेजरमेंट हो, किया जाता है। इसका मेजरमेंट हो जाता है उस रूप में। ठीक है ना, आगे बढ़े। जी जी भैया। हाँ। सप्त धातुओं से रचित रचनाओं में समृद्ध मेधस और समृद्धिपूर्ण मेधस पर्यंत रचना संबंध शरीर जो कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय उसके लिए आवश्यक ये अंग अवयव आशय रसादि तंत्र विधि संपन्न रचनाएं गर्भाशय में संपन्न होता है। ये सर्व विधि तथ्य है। शुक्र सूत्र पुरुष शरीर में, डिंब सूत्र स्त्री शरीर में रचित होता है। इन दोनों का मूल तत्व पुष्टि तत्व रचना तत्व है। पुष्टि तत्व मूलतः रासायनिक द्रव्य ही है। इस विधि से मानव शरीर भी रचित होता है। जीव शरीरों को जीवन शरीरों के वंशानुगत विधि स्वीकार सहित संचालित करता है। जीव शरीरों को संचालित करता हुआ जीवन का लक्ष्य इंद्रिय सन्निकर्ष ही है, जबकि मानव का लक्ष्य समाधान, समृद्धि, अभय अस्तित्व है। यही व्यवस्था सूत्र और समाज सूत्र का उद्यमता धारक वाहक होने का प्रमाण है। इसकी समीचीनता सर्व मानव के लिए समान रूप में वर्तमान है। इस लक्ष्य की ओर प्रवेश विधि कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता के रूप में प्रत्येक मानव संतान में होना पाया जाता है। इसी मौलिक प्रकाशन के आधार पर मानव चिंतन पूर्वक न्याय समाधान प्रामाणिकता पूर्वक प्रमाणित होने का क्रम है। जी क्या होता है? जी आशय रसादि तंत्र। आशय रसादि तंत्र रचनाओं में समृद्ध मेधस और समृद्धिपूर्ण मेधस परंतु रचना संबंध शरीर जो कर्मेंद्रीय ज्ञान के लिए आवश्यक अंगव्य, फिर आशय रसादि तंत्र विधि संपन्न रचनाएं गर्भाशय में संपन्न होता है। आशय रसादि तंत्र क्या होता है?
मुझे बहुत स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन आशय का मतलब है कि जो जीवन जिसको सुख के आशय को ग्रहण करता है ना, या जीने का जो आशय होता है, उससे संबंधित कोई बात है, पता नहीं, स्पष्ट नहीं हो रहा है। कर्मेंद्रीय ज्ञानेंद्रीय उनके लिए आवश्यक ही अंग अवयव आशय रस आदि तंत्र विधि। विधि संपन्न रचनाएं। हाँ, विधि संपन्न भाषा में रचनाएं। यानी कि भैया ऐसा नहीं हो ये सकता। सिस्टम को तो नहीं बोल रहे? पता नहीं, कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा मुझे, लेकिन इतना तो समझ में आता है कि जीवों में जीने की आशा के रूप में आशय का कोई तंत्र विकसित होता होगा, आशय रसादि तंत्र विधि। या ये भी हो सकता है कि सिस्टम का डेवलपमेंट डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे नर्वस सिस्टम है, हाँ, ये भी, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ऐसा तो नहीं? हाँ, तो यही जो रचना, हर अंग अवयव जो है ना, वो उनका एक कोई आशय होता है। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय का जो आशय होता है, उसकी हाँ, संवेदना को और तो हर मतलब कर्मेंद्रीय ज्ञानेंद्रीय और जो भी अंग अवयव है, वो सब एक किसी आशय के साथ जुड़े रहते हैं। वो आशय जो है उसका रस रस पा आदि सके। तंत्र विधियों, हाँ, हाँ, और वो कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अल्टीमेटली फिर गर्भाशय में संपन्न होता है। ये सब रचनाएं गर्भाशय में। और ये यही रचना सूत्र और समाज सूत्र का उद्गमता नागरिकता को होने का कारण है। इसका क्या मतलब है? ये जो लिखा है ना, जो सेकंड पैराग्राफ है, सेकंड मैं पैराग्राफ समझ में। गया, हाँ, समझ गया। ये जो जीव शरीर हैं, वो इंद्रिय सन्निकर्ष में ही संचालित होते, इसलिए उनमें समास सूत्र नहीं होता। तो जो मानव है, वो अच्छा, मानव लक्ष्य के साथ समाधान समृद्धि अभय से स्थित है। तो यह व्यवस्था सूत्र और समास सूत्र का उद्गमता धारक वाहक होना प्रमाणित होता है। क्या? तो ये जो है ना लक्ष्य धारक वाहक कौन है? मानव है? है, धारक वाहक सूत्र है। धारक वाहक मानव। सूत्र है, धारक वाहक मानव है। और क्योंकि जो सूत्र जीव का शरीर उद्गम है ना, जो जीव शरीर है, उनका जीना केवल इंद्रिय सन्निकर्ष में ही होता है बस। मानव इंद्रिय सन्निकर्ष में, मानव का जो उद्गमन है वो इंद्रिय सन्निकर्ष के लिए नहीं है, वो समाधान समृद्धि अभय से स्थित के लिए। तो समाधान समृद्धि अभय से स्थित ही व्यवस्था सूत्र है, समाज सूत्र है। इसलिए मानव जो है व्यवस्था और समाज में प्रमाणित हुए बिना मानव को तृप्ति नहीं है, और सुख भी नहीं है, सुख की निरंतरता भी नहीं। तो मानव में सुख की निरंतरता अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में ही है। तो मानव केवल इंद्रिय सुख में तृप्त नहीं होता है ना। तो मानव जो है वो संबंधों में न्यायपूर्वक तृप्त होता है, और न्यायपूर्वक जब वो व्यवहारवादी समाज के रूप में व्यवस्था को प्रमाणित करता है, तब वो तृप्त होता है, जिसको अपन आचरण पूर्णता कह रहे हैं ना। तो क्रिया पूर्णता हो जाता है जब हम संबंधों में न्यायपूर्वक जी पाते हैं, तब हम तृप्त होते हैं, वो क्रिया पूर्णता है। और जब हम संगठित रूप से यानी व्यवहारवादी समाज के रूप में व्यवस्था में भागीदारी करते हैं, जिसको अपन आचरण पूर्णता भी कह रहे हैं, तो मानव का जो तृप्ति है वो समाधान समृद्धि अभय से स्थित में है, इंद्रिय सन्निकर्ष में नहीं। उसी को यहाँ पर बाबा जी ने स्पष्ट किया। ठीक है दीदी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर आगे बढ़े। जी भैया, भास्कर भाई, हाँ जी भैया। और इस लक्ष्य की ओर प्रवेश विधि कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता के रूप में प्रत्येक मानव संतान में होना पाया जाता है। जो जीव में नहीं रहती, हाँ, जीव इसी में नहीं रहता। मॉडल के, हाँ जी भैया,
कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता, ये दोनों विधि से समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व के लक्ष्य को पाया जाता है। ऐसा ऐसा अर्थ हुआ ना भैया? है ये जो पंक्ति है, ये वाक्य है, इस लक्ष्य की ओर, यानी कि समाधान, समाधान समृद्धि, अभय, समृद्धि, हाँ, हाँ, प्रवेश विधि कि हाँ उसमें मतलब समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व का जो लक्ष्य है वो कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता के रूप में है। उसमें प्रवेश करने के लिए दोनों की आवश्यकता लगती। जी। इसी मौलिक प्रकाशन के आधार। और हाँ। हर मानव संतान में ये जन्म से ही रहती है, कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता। इसी मौलिक प्रकाशन के आधार पे मानव चिंतन पूर्वक प्रमाणित होने का क्रम है। चिंतन पूर्वक यानी न्याय समाधान प्रामाणिकता पूर्वक है ना। आगे पढ़ी। जी भैया। ये भैया न्याय समाधान तो समझ में आता, प्रामाणिकता पूर्वक, प्रामाणिकता यानी आचरण, आचरण पूर्णता भैया। हाँ मतलब न्याय, जैसे मान लो हम संबंध में जीते हैं तो संबंध को स्वीकारते हैं तो उसका प्रमाण क्या है, यानी कर्तव्य दायित्व का निर्वाह करते हैं, संबंध निर्वाह करते हैं। जी। तो यदि संबंध निर्वाह करते हैं वही प्रामाणिकता है संबंध की स्वीकृति की, नहीं तो संबंध की स्वीकृति का कोई अर्थ नहीं है। जैसे अभी हम लोग संबोधन में बोलते हैं ना, किसी को भी भाई बोल देते हैं, लेकिन उससे भाई संबंध का निर्वाह तो करते नहीं। किसी को माँ बोल दिया लेकिन माँ संबंध का निर्वाह तो नहीं करते, तो वो संबंध का संबोधन संबंध का प्रमाण नहीं है, है ना। जी। तो संबंध का प्रमाण तभी होगा जब हम उसके साथ माँ संबंध में, माता पिता पुत्र पुत्री संबंध में निर्वाह करेंगे ना, माता संबंध में निर्वाह। ठीक है भैया। क्या हमने किसी को बेटा कह दिया या किसी को मित्र कह दिया, लेकिन मित्र संबंध का निर्वाह नहीं किया तो फिर वो प्रमाणित नहीं होगा, है ना। पढ़ू आगे। हाँ जी। कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता का प्रयोग हर मानव संतान जन्म समय से ही करता है। मौलिक अधिकार संपन्न जागृत मानव परंपरा में अर्पित होता है। इसका साक्ष्य जन्म से ही हर मानव संतान में न्याय की अपेक्षा, सही कार्य व्यवहार करने की इच्छा और सत्य वक्ता होना कम से कम 3 वर्ष के शिशुओं के अध्ययन से एवं अधिक से अधिक 5 वर्ष के शिशुओं के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है। इसे हर मानव निरीक्षण परीक्षण पूर्वक अध्ययन कर सकता है। यही मुख्य बिंदु है। इस आशयों को अर्थात शिशु काल में से मुखरित इन आशयों का आपूर्तिकरण ही जागृत मानव परंपरा का वैभव है। जीवन ज्ञान, यहाँ पे आशय मतलब ये 3 आशय जो बताए हैं ना, न्याय का, सही कार्य व्यवहार करने का, सत्य वक्ता के रूप में। जी। जीवन ज्ञान, सह अस्तित्व दर्शन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान केंद्रित मानवीयतापूर्ण शिक्षा प्रणाली पद्धति नीति पूर्वक किए गए अध्ययन अध्यापन कार्य विधि से शिशुकालीन तीनों अपेक्षाओं का भरपाई होता है। जीवन ज्ञान संपन्नता से हर मानव में दृष्टा प्रतिष्ठा में से के लिए वर्तमान में विश्वास होता है। फलतः न्याय प्रदायी क्षमता प्रमाणित हो जाती है। अस्तित्व दर्शन की महिमावश सह अस्तित्व में व्यवस्था में भागीदारी, उसकी आवश्यकता और प्रयोजन बोध होता है, जिससे सही कार्य व्यवहार करने का अर्हता स्थापित होता है। अस्तित्व एक सत्य होने का बोध, जीवन सहित अस्तित्व दर्शन के फल स्वरूप परम सत्य बोध होना स्वाभाविक है। इसलिए सत्य बोध सहित सत्य वक्ता का तृप्ति पाना सहज समीचीन है। यही मानवीयतापूर्ण शिक्षा संस्कार की सारभूत उपलब्धि, जागृति और समीचीनता सहज है। अतएव
मानव परंपरा स्वयं जागृत होने की आवश्यकता अनिवार्यता स्पष्ट है। परंपरा जागृति का तात्पर्य शिक्षा संस्कार परंपरा का मानवीयकरण फलतः परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था सर्वसुलभ होने का कार्यक्रम ही अखंड समाज का कार्यक्रम है। परिवार जागृति का तात्पर्य शिक्षा संस्कार परंपरा का मानवीयकरण फलतः परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था सर्वसुलभ होने का कार्यक्रम ही अखंड समाज का कार्यक्रम है। यही जागृत परंपरा का स्वरूप है। यह हर नर नारियों में जीवन सहज रूप में स्वीकृत है, इसलिए इसका आचरण समझ और विचार समीचीन है। मानव परंपरा में ही हर परिवार मानव अपने संतानों को परम ज्ञान परम दर्शन परम आचरण संपन्न बनाने में स्वाभाविक रूप में सार्थक होगा, क्योंकि जागृत मानव हर आयाम कोण दिशा परिप्रेक्ष्यों में जागृति सहज कार्यकलापों आचरणों विचारों और प्रमाणों को वहन किया करता है। दूसरी भाषा में अभिव्यक्त संप्रेषित और प्रकाशित करता है। ऐसे मौलिक क्षमता का अर्थात जागृति पूर्ण क्षमता के लिए हर अभिभावक जिम्मेदार भागीदार रहना पाया ही जाता है। जागृत परंपरा में हर अभिभावक जागृत मानव पद में प्रमाणित रहने के आधार पर ही अपने संतानों में न्याय प्रदायी क्षमता समाधान पूर्ण कार्य व्यवहार यानी सही कार्य व्यवहार करने की योग्यता और सत्यबोध संपन्न सत्य वक्ता होने की अर्हता को स्थापित करना सहज है। जागृत मानव परंपरा में पीढ़ी से पीढ़ी किताब के बोझ से छुटकारा अथवा कम होने की प्रणाली बनेगी, क्योंकि जागृतिपूर्ण परंपरा में समझ के करो विधि पूर्णतया प्रभावशील रहता है। सबको प्राप्त हो सकता है। आगे पढ़िए। किसी ने पूछा सबको प्राप्त कर नहीं वो चलिए आगे पढ़िए। हाँ। जागृत मानव परंपरा में पीढ़ी से पीढ़ी किताब के बोझ से छुटकारा अथवा कम होने की प्रणाली बनेगी, क्योंकि जागृति पूर्ण परंपरा में समझ के करो विधि पूर्णतया प्रभावशील रहता है। इसी के साथ समझ में जीने दो जियो वाला सूत्र भी सहज ही चरितार्थ होता है। समझने का मूल स्रोत पहला स्रोत जिस परिवार में जो शिशु अर्पित रहता है वही परिवार सर्वाधिक जिम्मेदार होता है। इस तथ्य पर हम सुस्पष्ट हो चुके हैं कि हर स्वायत्त मानव परिवार मानव के रूप में प्रमाणित होता है। यही जागृत मानव प्रतिष्ठा है। यह मौलिक अधिकार में गण्य है। ऐसे जागृत परिवार में अर्पित हर संतान के लिए जागृति सहज शिक्षा संस्कार के लिए हर अभिभावक पर्याप्त होना पाया जाता है। शिशु काल में आज्ञा पालन अनुसरण विधि हर शिशुओं में प्रभावशील रहता है। यही अपने को अर्पित करने का साक्ष्य है। अर्पित स्थिति में हर संबोधन हर प्रदर्शन हर प्रकाशन अनुकरण योग्य रहता ही है। इसी अवस्था में जागृति क्रम में संयोजित करना ही संस्कार शिक्षा का तात्पर्य है। हर परिवार मानव में जागृति का प्रभाव जागृति का वैभव मुखरित रहता ही है। इसी आधार पर हर अभिभावक शिशु काल से ही जागृतिकारी संस्कारों को स्थापित करने में सफल होते ही है। यह हर जागृत नर नारी का कर्तव्य भी है, दायित्व भी है। इससे यह स्पष्ट है हर मानव अभिभावक पद को पाने से पहले स्वायत्त पूर्ण रहना एक आवश्यकता है और परिवार मानव के रूप में प्रमाणित रहना सर्वोपरि अनिवार्यता है ही। इसी को हम लोगों ने पढ़ा था ना कि विवाह संबंध के बारे में। हाँ, कि पहले उसका स्वायत्त होना जरूरी है। स्वायत्त होने के बाद वो स्वायत्तता को प्रमाणित करे 4 साल तक। इसके बाद अभिभावक पद में जाना चाहिए, विवाह करना चाहिए, है ना। और कोई मुद्दा नहीं है ना, आगे बढ़े।
आगे बढ़ सकते जी भैया। मौलिक अधिकार का प्रयोग जागरूक और जागृतिपूर्ण मानव ही संपन्न करता है। मौलिक अधिकार का प्रयोग जागरूक और जागृतिपूर्ण मानव ही संपन्न करता है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि मानव संतान जागृति क्रम में होना और हर अभिभावक जागृत परंपरा में भागीदारी का निर्वाह करना एक नैसर्गिक उत्सव है। इसी के साथ यह भी स्पष्ट हो गया, अस्तित्व में मानव ही जागृति और जागृतिपूर्ण परंपरा पूर्वक ही मौलिक अधिकार संपन्न वैभव को प्रमाणित करता है। ऐसा जागृत अभिभावक ही अपने संतानों को मानवतापूर्ण संस्कार का प्रेरक, दिशादर्शक, सर्वतोमुखी समाधान प्रदायक हो पाते हैं। ऐसे अभिभावक पद और संतान पद उत्सव सहज होना पाया जाता है। जागृत परंपरा में ही जनसंख्या नियंत्रण स्वाभाविक रूप में होता है, अर्थात जागृत मानव स्वयं स्फुट विधि से नियंत्रित होता है। समाधान, समृद्धि, अभय से अस्तित्व सहज प्रमाण परंपरा रूपी मानवतापूर्ण परिवार प्रयोजन और आवश्यकता का संतुलन बनाए रखने में सक्षम होता है। जनसंख्या उसके लिए मानसिकता, आवश्यकता और प्रयोजन के साथ ही संतुलित होना संभव है। जागृति का यही देन है। संपूर्ण आवश्यकताएं प्रयोजनों की कसौटी में परीक्षित प्रमाणित होना ही जागृति का साक्ष्य है। संपूर्ण आवश्यकताएं प्रयोजनों की कसौटी में परीक्षित प्रमाणित होना ही जागृति का साक्ष्य है। जीवन सहज रूप में जागृति नित्य वर है। वर का तात्पर्य जिसके बिना सुखी होने का कोई और विकल्प ही नहीं है। इसी क्रम में जीवन जागृतिपूर्ण विधि से ही सुख और उसका निरंतरता उत्सव से उत्सवित रहता है। इसके साक्ष्य में यह भी प्रतिपादित हो चुका है कि समाधान, समृद्धि, अभय से अस्तित्व हर परिवार मानव में प्रमाणित रहता ही है, क्योंकि हर परिवार मानव स्वायत्त और जागृत रहना जागृति परंपरा सहज वैभव और उपलब्धि है। यही नित्य उत्सव का भी आधार है। भैया बाबा जी ने यहाँ परिवार मानव शब्द का प्रयोग 2 बार किया है ना। से अस्तित्व हर परिवार मानव में प्रमाणित रहता ही है ना। हाँ। यह भी प्रतिपादित हो चुका है कि समाधान, समृद्धि, अभय से अस्तित्व हर परिवार मानव में प्रमाणित रहता ही है। यानी कि अकेले मानव में है, अकेले मानव में ये कोई कुछ प्रमाणित नहीं होता। नहीं। तो जो स्वायत्त मानव है उसमें आहारता होती है परिवार मानव की। हाँ। और जब वो संबंध निर्वाह करने लगता है, यानी परिवार व्यवस्था में भागीदारी करने लगते हैं स्वायत्त मानव, हाँ। तब वो परिवार मानव हो जाते हैं। जी जी। परिवार व्यवस्था में जीता हुआ परिवार मानव होगा। जी जी। उससे पहले वो स्वायत्त मानव है। जी। तो स्वायत्त मानव अभी व्यवस्था में भागीदारी नहीं कर रहा है। अभी इतना ही है कि उसमें स्वयं में विश्वास है, श्रेष्ठता का सम्मान है, उसके प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन है, व्यवहार से सामाजिक है जी। और वो कुछ मेहनत करके उत्पादन भी कर लेता है, व्यवसाय में स्वावलंबी है। जी। लेकिन अभी वो परिवार व्यवस्था में भागीदारी नहीं कर रहा है। जी जी। तो वो परिवार मानव नहीं हुआ है। तो स्वायत्त मानव के परिवार मानव बनने की पूरी संभावना है। हाँ। है ना। जी जी। तो इसीलिए परिवार मानव का मतलब है कि जब ऐसा स्वायत्त मानव परिवार व्यवस्था में भागीदारी करने लगता है, यानी संबंध निर्वाह, कर्तव्य, दायित्व की जिम्मेदारी, अभिभावक हो गया है ना। तो अपने संतानों को पढ़ाना, लिखाना, शिक्षित करना, संस्कारित करना, उनमें न्याय प्रदायी क्षमता को स्थापित करना, उनमें बच्चों में जो है सत्य वक्ता के लिए वो सत्य बोध कराने की क्षमता का विकास करना। तो ये सब व्यवस्था में भागीदारी के क्रम में है ना।
वो परिवार मानव हो जाता है। जी जी। ठीक है, फिर इसके बाद परिवार मानव समाज मानव बनता है। तो परिवार मानव समाज मानव तब बनता है जब परिवारों की परस्परता में एकत्व हो जाता है। जैसे मान लीजिए जिसको हम लोग परिवार सभा कह रहे हैं, तो परिवार सभा का मतलब हुआ 10 परिवारों में एकत्व आ गया। तो ये जो 10 परिवारों में एकत्व आ गया, इसी का नाम है समाज मानव। तब वो समाज मानव होगा, तब वो परिवारों की परस्परता में संबंध निर्वाह करेगा, है ना। जी। और फिर ऐसे 10 परिवार समूह मिलके ग्राम सभा बन गई, तो ग्राम परिवार बन गया, जिसको अपन ग्राम परिवार कह रहे हैं, है ना। तो ग्राम परिवार भी समाज मानव है। अब ग्राम परिवार में जो समाज मानव है, यानी 100 परिवारों में जो एकता है, एकत्व है, ये लोग मिलके व्यवस्था मानव के रूप में प्रमाणित होते हैं। कैसे होते हैं? तो शिक्षा, संस्कार, न्याय, सुरक्षा, उत्पादन, विनिमय, इन सब व्यवस्थाओं को में भागीदारी करते हैं, तब जाके वो व्यवस्था मानव के रूप में प्रमाणित होते हैं। तो ये इसका क्रम है। पहले स्वायत्त मानव ही परिवार मानव, परिवार मानव ही समाज मानव, समाज मानव ही व्यवस्था मानव, ऐसा एक क्रम है। जी जी। तो उसमें सबसे पहले स्वायत्त मानव। तो स्वायत्त मानव बनाने के लिए क्या है? तो शिक्षा, संस्कार, व्यवस्था है ना। तो शिक्षा, संस्कार, व्यवस्था को यदि मानव परंपरा में स्थापित हो जाता है, जिसको अपन चेतना विकास मूल्य शिक्षा कह रहे हैं, और उसमें साथ में तकनीकी शिक्षा है, इन दोनों के योगफल में चेतना विकास मूल्य शिक्षा है ना। तो चेतना विकास मूल्य शिक्षा पूर्वक जो है वो अस्तित्व ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान में पारंगत होता है। पारंगत होने से उसमें ये 6 गुण आ जाते हैं। ये 6 गुण से संपन्न व्यक्ति स्वायत्त मानव है ना। फिर ये स्वायत्त मानव अपने परिवार में व्यवस्था में भागीदारी करता है, तो वो परिवार मानव हो जाता है। फिर परिवार जो है वो परिवारों की परस्परता में व्यवस्था में भागीदारी करते हैं, तब समाज मानव। फिर ऐसे समाज मानव जब व्यवस्थात्मक कार्यक्रमों में भागीदारी करते हैं, व्यवस्था मानव, है ना। तो इसमें 2 क्रम है। एक क्रम है जिसको रचना क्रम कह रहे हैं। रचना क्रम का मतलब है परिवार से समूह बनना, समूह से ग्राम बनना, ग्राम परिवार बनना, ग्राम परिवार से ग्राम समूह परिवार बनना, ये रचना क्रम है ना। और दूसरा है व्यवस्था क्रम है। तो परिवार सभा से परिवार समूह सभा, परिवार समूह सभा से ग्राम सभा, ग्राम सभा से ग्राम समूह सभा, इस तरीके से विश्व परिवार सभा तक। तो एक व्यवस्था क्रम है और दूसरा रचना क्रम है। रचना क्रम का मतलब है संबंधों में जीना, जैसे परिवार आपस में संबंध पूर्वक जीते, वो रचना क्रम है। तो रचना क्रम पूर्वक जो है वो परिवार मानव, समाज मानव, इस रूप में रचना क्रम है ना। तो उसमें एक परिवार से लेके विश्व परिवार तक रचना क्रम है, जो अखंड समाज तक है। अखंड समाज ही व्यवहारवादी समाज है, जिसको अपन व्यवहारवादी समाज कह रहे हैं। वही, उसी में संबंध की निरंतरता है, और उसी में वही जो है पूर्णता के अर्थ में अनुबंध है, जिसको अपन संबंध कह रहे हैं, पूर्णता के अर्थ में अनुबंध। क्योंकि पूर्णता क्या है? तो क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता है। क्रिया पूर्णता क्या है? तो अखंड समाज है। आचरण पूर्णता क्या है? तो अखंड समाज जो है सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करता है, वो आचरण पूर्णता है ना। इस तरीके से ठीक है। ठीक है भैया। अगला पैरा। सभी प्रकारों के उत्सवों में मानव का प्रयोजन और उसकी सर्वसुलभता, उसकी विधि प्रक्रिया, उसमें प्रमाणिक होने का प्रमाण और उसमें ओतप्रोत परिस्थिति का अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन, संवाद, प्रतिपादन, व्याख्या, सूत्र, ऐसे संपदा का स्वत्व, स्वतंत्रता, अधिकारों का सत्यापन, यही मुख्यतः उत्सव का अंग अवयव है। यही मानव परंपरा में पावन मानसिक प्रवृत्तियों का भी साक्ष्य है। रास उल्लास घटनाओं में भी जागृति सहज, उत्कर्ष सहज उत्सव के रूप में देखने को मिलता है। स्वास्थ्य संयम विधा में हर स्तरीय परिवार स्वायत्त रहना स्वाभाविक है।
जागृत मानव परंपरा में समाधान सूत्र ही प्रधान सूत्र है। दूसरी प्रकार से सर्वतोमुखी समाधानी स्वायत्तता का सूत्र है। इसी के व्याख्या में समृद्धि और वर्तमान में विश्वास यानी अभयता प्रमाणित होता है। पुनः अस्तित्व सहज सह अस्तित्व सूत्र से सूत्रित हो जाता है। इस प्रकार जीवन सहज उत्सव, जीवन सहज वैभव वर्तमान में वैभवित रहता है, जिसकी अक्षुण्णता बना ही रहता है। अक्षुण्णता का तात्पर्य मानव परंपरा में अर्थात पीढ़ी से पीढ़ी में जागृति और उसकी निरंतरता प्रमाणित रहने से होगा। संबंधों तभी वो के साथ, अक्षुण्णता, हाँ जी तभी अक्षुण्णता प्रमाणित होगी, है ना। जी भैया, संबंधों के साथ ही। हाँ, यानी कि शिक्षा प्रणाली ऐसी होगी कि हर बच्चा इस प्रणाली से जागृति की ओर अपनी जीवन यात्रा जागृति क्रम में चला के दोनों जागृत बातें हो। हैं भैया। पहली भैया। बात तो ये है कि क्योंकि जब जागृत मानव परंपरा होगी तो उसमें शिक्षा संस्कार व्यवस्था रहेगी। हम्म, तो शिक्षा संस्कार व्यवस्था पूर्वक हर परिवार में स्वायत्त मानव होंगे। हम्म, तो स्वायत्त मानव को अपने संतानों को जो है ना शिक्षित करने में कोई असुविधा नहीं होगी, है ना। हम्म, तो इसलिए किताबों का काम कम हो जाएगा। हम्म, माता पिता अभिभावक ही जो है हर प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे, है ना। जी, तो इसीलिए क्योंकि वो खुद समाधान संपन्न है उस स्थिति में। तो केवल शिक्षा जो है जब विशेष स्थिति में शिक्षा का आवश्यकता हो, जैसे तकनीकी शिक्षा का आवश्यकता रहेगा जी, और जो व्यवहार संबंधी कुछ जटिलताएं हैं उसके लिए शिक्षा का ज्यादा आवश्यकता रहेगा। बाकी तो सब शिक्षा कम हो जाएगी काफी। ऐसा है, जैसे अभी किताबें बढ़ती जा रही है ना तो उसकी जगह वो कम होती जाएगी। हाँ, वैल्यू एजुकेशन अभी चल रहा है ना। अभी केवल सूचनाएं हैं, सूचनाओं को स्मृति में रखना है और वो सूचनाओं का जीने से उपयोग भी नहीं है ना। नहीं है। अब लोग जो है यूरोपियन हिस्ट्री में एमए कर लेते हैं। हाँ, उनको रहना अपने शहर में, गांव में है, उनको यूरोप के इतिहास से क्या मतलब है पढ़ के, है ना। जी भैया। ऐसी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। जो लोग पॉलिटिकल साइंस में एमए करते हैं उनमें से कितने लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं? कोई नहीं जाता। कोई नहीं जा रहा। जो एमए नहीं करते वे पॉलिटिक्स करते हैं। जी, ऐसे ही जो सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, ऐसे ही जो मनोविज्ञान पढ़ते हैं वो कहाँ सब करते हैं। इसलिए सूचनाएं इकट्ठी होती रहती हैं बस, और कुछ नहीं। जी, फिर जो लोग पढ़ाते हैं वो भी जैसा पढ़ाते हैं वैसा जीते नहीं। तो भाषण भर करते रहते हैं, मुंह से बोलते रहते हैं बस। उनका जीना अलग तरीके से रहता है। तो जीने में और पढ़ाने में जब गैप होता है उसके कारण से फ्रस्ट्रेशन आता है और फ्रस्ट्रेशन के कारण से ये नशाखोरी आती है। जी, यूनिवर्सिटीज के मेरे ख्याल से 70-80% प्रोफेसर लोग नशा करते हैं। जी, जी, एल्कोहल तो लेते ही है, ड्रिंक करना। जी, उसका मूल कारण है कि जो पढ़ाते हैं वो जीने में प्रमाणित होता नहीं। उसके कारण से स्ट्रेस आता है, अभाव आता है। अभाव को भुलाने के लिए विलासिता में जाते हैं, नहीं तो नशे में जाते हैं। और अंतर विरोध भी अपने में आता होगा ना भैया। अंतर, यही तो अंतर विरोध है। अभाव ही अंतर विरोध है। जी, जी, हाँ, भाव का मतलब है अंतर विरोध से मुक्ति, अभाव का मतलब है अंतर विरोध। जी, जी, यानी जीने में दूरी, जो हमने समझा है और जो जी रहे हैं उनमें दूरी हो गई है, उसमें विरोध हो गया। यही सारा फिल्म स्टार में भी यही दिखता है। अभी जो फिल्म स्टार लोग हैं ना
जी जी। तो ये हीरो का रोल प्ले करते हैं, वैसा जीते नहीं है, जीते उसके विपरीत हैं, है ना। जी। तो उसके कारण से उनमें अंतर्विरोध पैदा हो जाता है। हम्म, अंतर्विरोध के कारण से अपने अंदर में खोखलापन आ जाता है, जी जी। तो वो उनके अंदर दुख पैदा करता है, अभाव पैदा करता है, रिक्तता को पैदा करता है ना। हम्म, उसको भुलाने के लिए या तो फिर विलासिता में जाते हैं, लग्जरीज में, और नहीं तो फिर जी। नशे में जाते नशे में हैं, जाते नशे जी में जाते हैं। तो इसीलिए फिर वो भोगोन्माद, कामोन्माद, लाभोन्माद में फंसते हैं, और साथ हम्म, साथ नशे नशे में फंसते हैं, ऐसा। जी। अब इनको सुखी तो नहीं बोल सकते हैं, अगर आप देखें तो ये सुखी नहीं है, लेकिन हम्म, पूरा समाज पागलों की तरह से जो है वो उनके पीछे खड़ा, उनको लगता है वो सुखी है। हम्म, जो लोग इसको नहीं देख पाते हैं उनको लगता है वो लोग सुखी लोग हैं, जी। है ना। उनको कहते हैं कि वो, जैसे अभी अमिताभ बच्चन है, हम्म, वो कहते हैं उस सदी का क्या है, कौन महानायक। सा महानायक। महानायक है, सदी का महा, किस बात का सदी का महानायक है, उसकी बेटी जो है ड्रग एडिक्ट जी। है ना। उसकी बहू जो है वो जो है अपना शरीर अंग प्रदर्शन करके फिल्मों में जगह बनाई। काय के महानायक, नाक के नीचे अपराध हो रहा है, शोषण हो रहा है, जी। आप मुंह से कुछ बोल नहीं सकते हैं। ठीक है। जो भी अपराध हो रहा है उसमें आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि सरकार इसको रोके, कानून का राज हो, ये भी बोल नहीं सकते, डरे मुख सहमे हुए। सम्मति। किस बात के महानायक, हमको तो समझ में नहीं आता है, हम्म, लोग क्यों इनको महानायक मानते जी। हैं, क्या और उनमें दिखता है। अंधविश्वास, उनकी इनकी शादी में कितना अंधविश्वास बताया था मीडिया ने। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो जो भ्रम है ना, हम्म, अब उनको पता है कि उनकी कोई औकात तो है नहीं, जी मतलब कोई समाज में उनकी कोई हैसियत है नहीं। जी। तो जो भी हैसियत है वो धन की है, पैसे की है ना। हम्म, और धन और पैसे से तृप्ति मिलती नहीं, नहीं इसलिए तो दौड़ जाए। अल्टीमेटली नशे में जाते हैं, दारूखोरी हम्म, करो अपने दिन भर, और दारूखोरी में भी नहीं हो रहा तो अभी उससे भी गहरे नशे में जाते हम्म, हैं। ये सब देख, सारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री नशे में डूब गई। जी भैया। और न, समाज का आदर्श यही इंडस्ट्री देती है। तो दो ही चीजें हो रही हैं, या तो सुसाइड कर रहे हैं या फिर अपना नशा कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। हाँ। नहीं तो अपराध कर रहे हैं। अब नशा के लिए अपराध है, जी। नशा करेंगे तो ऐसा। तो जागृत मानव परंपरा में ये है ही नहीं, वो बच्चे स्वायत्त मानव है, वो परिवार मानव है, व्यवस्था मानव है, उसी की हम्म, प्रतिष्ठा होती है शुरू में। जी। ठीक है, एक और पैराग्राफ बचा हुआ, वो पर पढ़ दीजिए, फिर अपन खत्म कर। हाँ। अक्षुणता का तात्पर्य मानव परंपरा में अर्थात पीढ़ी से पीढ़ी में जागृति की और उसकी निरंतरता प्रमाणित है। संबंधों के साथ ही शिष्टता विधि स्वाभाविक है। संबंधों का संबोधन मानव संबंधों के आधार पर ही निश्चित मूल्य और शिष्टता का द्योतक होता है। यह परिवार यानी अखंड समाज क्रम में और सभा विधि में, जैसे परिवार सभा और विश्व परिवार सभा में भी परस्पर संबोधन मानव संबंधों का संबोधन विधि से ही शिष्टता का निश्चय है। परिवार विधि में हर संबोधन प्रयोजन से लक्षित होना पाया जाता है और हर प्रयोजन हर व्यक्ति की अपेक्षा सहित संबोधन का वस्तु है। और बस यही रोकते हैं अपन, बाकी ये हाँ, कल पढ़ेंगे फिर, जी जी भैया। है ना। हाँ जी। ठीक है, अभी कोई मुद्दा हो तो चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो फिर कल बात करते हैं। जी। मेरे ख्याल से अभी कोई मुद्दा नहीं है ऐसा।
संदीप जी भाई जी। कुछ है क्या चर्चा के लिए? नहीं नहीं भैया। नहीं है ना? और कोई? मुझे सुबह जगना भी होता है 4 बजे के आसपास, तो थोड़ी जल्दीबाजी रहती है। हाँ ठीक है, अपन तो 10 बजे सब 10:15 आजकल जल्दी खत्म कर देते हैं, जी ज्यादा लेट नहीं कर जी रहे। भैया। ठीक है फिर हरिहर, ठीक कल मिलते हैं ना। ठीक नमस्ते। भैया, हरिहर। हाँ। भैया कल मिलेंगे भैया। हरे हरे।